ऑपरेशन सिंदूर का पक्का प्रमाण आया सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना ने जारी की तस्वीरें। पाकिस्तान के 6 एयरबेस पर किया गया था हमला। हमले में पाकिस्तानी एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने 3 एयर डिफेंस रडार पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिए। तो बड़ा नुकसान भारतीय सेना ने पहुंचाया है पाकिस्तान को। भारतीय सेना के डीजीएमओ की पाकिस्तान को चेतावनी भी है, आज सीज फायर तोड़ा तो हम तैयार हैं। वो कह रहे हैं एक बार सीज फायर तोड़ के दिखाओ, हम बताते हैं फिर क्या होता है। डीजीएमओ ने कहा सीज फायर उल्लंघन का तगड़ा जवाब देंगे। और टीवी9 भारतवर्ष की संवाददाता अंजू निर्वाण के सवाल का सेना ने दिया जवाब। समंदर में हम दुश्मन से बहुत आगे, ये कहा है वहां पर नेवी के ऑफिसर ने। जो नेवी ऑपरेशंस के डीजी हैं, उन्होंने हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण के सवाल पर कहा कि समंदर में हमारी कैपेबिलिटी दुश्मन से बहुत ज्यादा है। सर, मेरा नाम अंजू निर्वाण है, टीवी9 भारतवर्ष से। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। सो एट दिस टाइम विल जस्ट लेट इट बी। तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तानी सेना का कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, उनको कितना बड़ा जख्म पहुंचा है। पाकिस्तान सीज फायर के लिए गुहार क्यों लगाने लगा, क्यों मजबूर हुआ, अब से थोड़ी देर पहले ही भारतीय सेना ने इसका प्रसारण किया। शो की शुरुआत में हम आपको पहले दिखाते हैं पाकिस्तान दहन का पक्का प्रमाण। ऑपरेशन सिंदूर का पक्का प्रमाण सामने आ गया है। यह प्रमाण सेना ने जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंक के हेडक्वार्टर, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और एयरबेस का दहन हो गया। भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की। हमले में पाकिस्तानी एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने इसका सबूत जारी किया है। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. यही सच है। भारतीय सेना ने पाक के 3 एयर डिफेंस रडार को ध्वस्त कर दिया। प्रमाण आपके सामने है। भारतीय सेना के आक्रमण में पाकिस्तान के 2 रडार स्टेशन मलबा बन गए। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर हमले कर आतंक के अड्डों का अंत कर दिया। इन हमलों में आतंक के 2 बड़े हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गए। आतंक के 3 बड़े आका और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। गर्व की बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया।
तो पाकिस्तान के मंसूबे को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया और पाकिस्तान की तबाही के सबूत भी दिखा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम हमले का बदला लिया तो पाकिस्तान बौखला गया। उसने साजिशों की नई फेहरिस्त तैयार कर ली, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। एक तरफ उसकी एलओसी पर फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, दूसरी तरफ उसके ड्रोन हमलों को रोका गया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद पलटवार करके भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। कई एयरबेस डिफेंस सिस्टम तबाह कर डाले। पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ गया और फिर उसने संघर्ष विराम के लिए गुहार लगाई और ये सब 72 घंटे में हुआ, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया। Lancer 1, radar, clear to engage. Radar, Lancer 1, target locked. भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रही। मिट्टी में मिल गए आतंकी ठिकाने। मिट्टी में मिल गए पाकिस्तानी एयरबेस। और मिट्टी में मिल गई पाकिस्तानी हुक्मरानों की हेखड़ी, वो भी सिर्फ 3 दिन में। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हुआ और जब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। मुनीर और शहबाज की सांसें अटक गई थी। There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले पाकिस्तान में छुपे आतंक के आकाओं और उनके ठिकानों को तबाह किया और जब पाकिस्तान ने बौखलाहट दिखाते हुए भारत पर हमले करने की कोशिश की तो भारत की तरफ से ऐसी बारूदी गर्जना हुई कि लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक दहल गए। जब तस्वीरें सामने आई तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत के शौर्य की मोहर लग चुकी थी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। पाकिस्तान को रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने बैकफुट पर ला दिया। एक तरफ पाकिस्तान में तबाही मचाई, दूसरी तरफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान अकेला पड़ गया। शहबाज और मुनीर का हर दांव फेल हो गया। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर तुर्की और चीन को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान की मदद को कोई भी तैयार नहीं था। रूस और अमेरिका से पाकिस्तान को लताड़ भी पड़ी। भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया। अभी भी पाकिस्तान फिर से हिमाकत दिखाता है तो भारत करारा जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी संघर्ष विराम हुआ। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर
जारी है। तो भारत के पलटवार में पाकिस्तानी एयरबेस खाक हो गए। स्कर्दू एयरबेस, चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, चुनियान एयरबेस, रहीम यार एयरबेस, रफीकी एयरबेस, जैकबाबाद एयरबेस, सुकूर एयरबेस और भुलारी एयरबेस। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? 7 मई से लेकर 10 मई तक पराक्रम का ऐसा प्रसारण हुआ कि पाकिस्तान अगर संघर्ष विराम नहीं करता तो उसके अस्तित्व का आखिरी चरण आरंभ हो चुका था। 3 दिनों में इतनी तेजी से घटनाक्रम बदला कि हर घंटे पाकिस्तान तबाही की गहरी खाई में धंसता चला गया। सात मई ऑपरेशन सिंदूर आरंभ। आतंकी ठिकानों पर हमला, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल खुद डीजीएमओ ने बताई तो पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो गया। डीजीएमओ ने पाकिस्तान में तबाही के सबूत भी दिखाए। ये तस्वीरें मुरीदके की हैं, जहां 4 आतंकी कैंपों पर हमले किए गए। इन तस्वीरों में दिख रहा है मुरीदके के चारों ठिकाने नष्ट हो गए। इसमें कई आतंकी मारे गए। इसकी कई और तस्वीरें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। ये बहावलपुर पर हमले की तस्वीरें हैं, जिसमें दिखाया गया है कि हमले से पहले कैसा था आतंकी ठिकाना और हमले के बाद कैसा था। साफ दिख रहा है कैसे हमले में पूरा बहावलपुर कैंप नष्ट कर दिया गया। 8 मई भारत पर पाकिस्तान की हमले की कोशिश। पाकिस्तान ने 15 शहरों को टारगेट किया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने सारे हमले नाकाम किए। भारत ने पलटवार में पाकिस्तान के 7 एयरबेस तबाह किए। 9 मई पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू की। भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम ने सारे हमले रोके। भारत की तरफ से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला। 10 मई पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर पीछे धकेला। भारत ने तीनों सेनाओं को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। बड़े हमले की आशंका से घबराया पाकिस्तान। घबराकर पाकिस्तान ने शाम 5 बजे संघर्ष विराम किया। 72 घंटे में पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई थी। इस दौरान बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाकों ने भी हमले बढ़ा दिए। पाकिस्तान चौतरफा घिर गया। भारत की सैन्य शक्ति के आगे उसने घुटने टेक दिए। जबकि अभी तक भारत ने सिर्फ रेसिप्रोकल हमले किए थे। पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाता। तो पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया, जिसमें 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकाने खाक कर दिए। ये ठिकाने थे सवाई मुजफ्फराबाद, जिसकी एलओसी से दूरी 30 किलोमीटर है। सैयदना मुजफ्फराबाद में खाक किया गया, इसकी एलओसी से दूरी 20 किलोमीटर थी। इसके बाद गुलपुर कोटली को भी उड़ाया गया, इसकी एलओसी से दूरी 30 किलोमीटर थी। अब्बास कोटली से कोटली जो एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था, उसे भी मिट्टी में मिला दिया गया। एलओसी से 9 किलोमीटर दूर भिम्बर कैंप को भी तबाह कर दिया गया। सियालकोट, जिसकी इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी 6 किलोमीटर है, उस पर हमले किए गए थे। सियालकोट के दूसरे कैंप को भी तबाह कर दिया गया। मुरीदके की बॉर्डर से दूरी 20 किलोमीटर थी, जिस पर भी हमला किया गया। बहावलपुर में कैंप को, आतंकी कैंप को तबाह करके पहलगाम का बदला लिया गया। एक तरफ भारत के सुरक्षा कवच से पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम किए जा रहे थे, दूसरी तरफ पलटवार में भारत प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा था, यानी रेसिप्रोकल हमले, जो उसी तरह की जगहों पर किए जाते हैं जैसे पाकिस्तान ने कोशिश की थी। इसके बाद भारत ने सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करना शुरू किया। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो सबूत हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 1, यह भुलारी बेस पर हमले के बाद की तस्वीर है, जिसमें एयरबेस का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त दिख रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं ब्रह्मोस से हमला किया गया हो। हमले में दिख रहा है हैंगर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसके साथ ही रनवे तक जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 2, यह सरगोदा एयरबेस की तस्वीरें हैं। इसमें साफ दिख रहा है सरगोदा के हवाई पट्टी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है एयर स्ट्रिप पर मिसाइल हमले से एक बड़ा गड्ढा हो गया था।
पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 3। ये पाकिस्तान के शहबाज जैकाबाद एयरबेस की तस्वीरें हैं। इसका हैंगर भी मिसाइल हमले में तबाह कर डाला। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी इमारत तबाह कर डाली। इसके अलावा एयरबेस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मलबा भी सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है। पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 4। ये नूर खान एयरबेस की तस्वीरें हैं, जिसमें तबाही साफ दिख रही है। एक तरफ हमले से पहले की तस्वीर है, दूसरी तरफ हमले के बाद की। पहले वाली तस्वीर में एयरबेस में सब ठीक है, लेकिन दूसरी तस्वीर में इमारत को बड़ा नुकसान दिख रहा है। वहां खड़े 2 ट्रक भी नष्ट दिख रहे हैं। पाकिस्तान इन हमलों से इतना घबरा गया कि वो आगे हमले की कोशिश के बारे में सोच भी नहीं पाया, क्योंकि हमले कैसे करता है। एयरबेस तो भारत ने तबाह कर दिए और उसके हमले हमारे डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहे थे। और भारत के ट्रिपल प्रहार से पाकिस्तान कांप गया था। पाकिस्तान हुक्मरानों के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि राफेल फाइटर जेट डॉग फाइट में पाकिस्तान जेट को खदेड़ रहा था। और इसके बाद पाकिस्तान के हमले की कोशिश फेल होने के बाद भारत ने हारोब ड्रोन से पलटवार किया, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचाई। जबकि इससे पहले S-400 डिफेंस सिस्टम और आकाश डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले नाकाम कर दिए। ये तीनों हथियारों का पहला कॉम्बैट ऑपरेशन था। और देखिए, एक बड़ी खबर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना का बड़ा बयान। हम तैयार थे, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ, यह कहा है सेना ने। 9 से 10 मई की रात भी ड्रोन से हमला हुआ, यानी 9 और 10 मई की जो दरमियानी रात थी, उस रात में भी पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे। ड्रोन का टारगेट भारतीय एयरबेस थे, यह कहा सेना ने। लेकिन हम तैयार थे और हमने हर एक उस हमले को नाकाम किया जो पाकिस्तान से हुआ, चाहे वो ड्रोन हो और चाहे वो कोई मिसाइल। और एक और बड़ी खबर है, भारतीय एयरफोर्स का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा दावा। हमें जो टास्क मिला उसे हमने पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य हासिल किया, यह कहा है भारत की वायुसेना ने। वायु वीरों ने कहा है कि हमें जो काम सौंपा गया था वो हमने पूरा किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हमले नाकाम किए। तो भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से यह ऐलान तब किया गया जब मुनीर और उनकी सेना ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इसी के बाद से सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। उधर पीएम मोदी ने ग्लोबल घोषणा कर दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो भारतीय सेना गोले दाग कर करारा जवाब देगी। भारतीय सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। ऑपरेशन सिंदूर के सामने पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन के अंदर ही घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान को पहले अमेरिका और फिर भारत से संघर्ष विराम करने के लिए गुहार लगानी पड़ी। भारत ने संघर्ष विराम तो कर दिया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने आज जो कुछ कहा है उसे पाकिस्तान को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स ने बयान जारी कर ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। सवाल यही है कि आखिर संघर्ष विराम के बाद भी भारतीय वायुसेना ने क्यों कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इस सवाल का जवाब है पाकिस्तान की वो कायरता जो 10 और 11 मई की रात सरहद पर देखी। मुनीर सेना ने 4 घंटे के अंदर ही संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तानी फौज ने सीमा से सटे भारत के 20 इलाकों में ड्रोन फायर किया। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के सभी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, बल्कि उसे करारा जवाब दिया गया। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का
पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। मुनीर और उसकी सेना के ऐसी धोखे के बाद भड़की भारतीय वायुसेना ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो पाकिस्तान ने 4 घंटे के अंदर ही कहां संघर्ष विराम तोड़ा, अब इसे समझिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने आरएसपुरा, अखनूर, छंब, भिंबर, कठुआ, सांबा, सुंदरबनी, नौशेरा, ऊधमपुर, श्रीनगर, नगरोटा और बारामूला में ड्रोन दागे। भारतीय सेना ने सभी ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, पाक फौज ने राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर को भी ड्रोन से दलाने की कोशिश की, जैसलमेर और बाड़मेर को, लेकिन उसकी नापाक साजिश यहां भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। गुजरात के कच्छ और भुज में भी पाकिस्तान के ड्रोन को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने हर लोकेशन पर न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम के उल्लंघन को मुनीर और उनकी फौज का शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत माना जा रहा है। शहबाज सरकार ने ही भारत से संघर्ष विराम किया, लेकिन 4 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन फायर की। किया जा रहा है कि मुनीर जंग भड़काकर पाकिस्तान में तख्ता पलट करना चाहते हैं, शहबाज से सत्ता छीनकर खुद सैन्य शासन चलाना चाहते हैं। यही वजह है कि मुनीर ने अपनी सेना से संघर्ष विराम का उल्लंघन करवाया। मुनीर के इस विद्रोह से एक तरफ शहबाज अपने घर के अंदर ही संकट में घिर गए, तो दूसरी तरफ से भारतीय सेना क्रोध से भर गई। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमा के सैन्य कमांडर के साथ बैठक की। बैठक के बाद सेनाध्यक्ष ने सैन्य कमांडर्स को जवाबी कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अब पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा तो उसे एक बार फिर से अकल्पनीय दंड दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले का करारा जवाब देने की तैयारी में है। और पीएम मोदी ने आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति से बात करते हुए बहुत क्लियर कह दिया है उन्होंने। पीएम मोदी ने क्या कहा, इसे जान लीजिए। उन्होंने कहा कि वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। पाक कुछ करेगा तो उसको करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भी उस पर हमला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तीनों सेनाओं ने यह साफ कर दिया है कि मुनीर और उनकी फौज ने 10 और 11 मई की रात जो गुनाह किया है वो जिन्ना लैंड पर बहुत भारी पड़ सकता है। अब भारतीय सेनाओं के कड़े और आक्रामक रुख को देखकर पाकिस्तान दहशत से भर गया है। पाकिस्तान भारत को मनाने और समझाने में जुट गया है ताकि हिंद की सेना पाकिस्तान पर फिर से मिसाइलों की वर्षा ना करे।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान संघर्ष विराम को मानने और लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरहद के पास तैनात सैनिकों को भी संयम बरतना चाहिए। पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत इस बार आक्रमण करेगा तो जिन्ना लैंड का नक्शा बदल जाएगा। भारत ने इस बार हमला किया तो ट्रंप भी संघर्ष विराम नहीं करवा पाएंगे। यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो भारत की आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद बने हालात ऐसे थे जिसमें दो देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था, लेकिन इस संघर्ष पर विराम लग गया। हालांकि ये संघर्ष विराम आगे भी जारी रहेगा या नहीं रहेगा, ये पाकिस्तानी सेना की गतिविधि और DGMO की बातचीत पर निर्भर है। अब अगर संघर्ष विराम जारी भी रहा तो क्या तनाव कम होगा? सवाल इसलिए क्योंकि संघर्ष की बारूद में आग लगाने वाले कई मुद्दे अब भी बरकरार हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से जारी संघर्ष 10 मई को थम गया। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस शांति स्थापना के कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबरें आईं और भारत ने सख्त संदेश जारी कर पाकिस्तान में दहशत फैलाई। टूटा संघर्ष विराम तो सेना देगी जवाब। यानी संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को पूरा अधिकार है। यानी बंदूकें खामोश हैं, लेकिन हालात नहीं बदले, जिससे कई सवाल जन्म लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या पाक मानेगा संघर्ष विराम? इस सवाल का जवाब हालात पर निर्भर है, क्योंकि सीज फायर के ऐलान के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ। 10 मई की रात जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरसपुरा, सांबा, उधमपुर और राजौरी में फायरिंग हुई, जिससे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर पर लंबे समय तक बने रहना मुश्किल लग रहा है। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। अब अगर मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान सीज फायर का पालन करेगा तो क्या होगा? सवाल नंबर 2, क्या सेनाएं बैरक में लौटेंगी? और इस सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सेना की तैनाती बनी रहेगी। सेना की स्थिति पर फैसला 12 मई की बातचीत के बाद होगा। तब तक सेनाएं और हथियार फ्रंट लाइन पर तैनात रहेंगे। हालांकि आने वाले दिनों में इस संबंध में दूसरे बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इन फैसलों का आधार होंगे रणनीतिक दबाव में लिए गए फैसले। इसलिए तीसरा सवाल है कि सिंधु समझौते का क्या होगा?
इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से सीधे लफ्जों में दे दिया गया है। जब तक सीमा पार आतंकवाद रहेगा, समझौता निलंबित रहेगा। यानी जब तक भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि नहीं रुकती, पाकिस्तान कभी सूखा और कभी बाढ़ का सामना करता रहेगा। और यह संदेश भारत की तरफ से कुछ इस तरह दिया गया है। जो सलाल और बगलीहाट डैम के गेट भारत ने बंद करके पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात बना दिए थे, उसका पानी अचानक छोड़ दिया गया है। भारत के इस रुख के खिलाफ पाकिस्तान ने शिमला समझौते को मानने से इनकार किया है। यह वही समझौता है जिसके तहत एलओसी की मान्यता दी गई थी। यानी इस मान्यता को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है, इसलिए गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन भारत का रुख साफ है कि वहां से गोली चली तो भारत की तरफ से गोले दागे जाएंगे। यानी तनाव में अब भी कोई कमी नहीं है। और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के संकेत संघर्ष विराम के बाद भी मिल रहे हैं। पहला संकेत यह है कि अब भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है। वही पूर्ण संघर्ष विराम पर अभी फैसला बाकी है, जिस पर स्थिति 12 तारीख को साफ होगी। यही नहीं, संघर्ष विराम के बाद एलओसी पर लगे सैन्य जमावड़े का क्या होगा, यह भी तय होना है। यानी सैन्य मूवमेंट पर फैसला अभी बाकी है। इसके अलावा तनाव का एक कारण है पाकिस्तान की तरफ से जारी सीज फायर उल्लंघन की घटना, जिसके खिलाफ कार्रवाई की भारतीय सेना को अब खुली छूट दे दी गई है। यही नहीं, पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव अब भी बरकरार है, जो बताता है कि तनाव में कोई कमी नहीं आई। भारत पाकिस्तान के बीच सिर्फ संघर्ष विराम हुआ है, रणनीतिक मोर्चे पर विराम नहीं लगा है। और भारत की रणनीति है पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना। इसलिए हर वो फैसले अब भी लागू हैं जो बारूदी कार्रवाई से पहले लिए गए थे। इसलिए सवाल उठता है कि अब वीजा पर फैसला क्या होगा। वीजा पर फैसले का सवाल इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि इससे कई पक्ष जुड़े हैं। और जवाब यह है कि बॉर्डर खोलने पर फैसला द्विपक्षीय समझौते के बाद हो सकता है। वीजा देने या आगे बढ़ाने पर भी फैसला पूर्ण संघर्ष विराम के बाद ही संभव है। अब मुमकिन है कि पाकिस्तान में अंदरूनी दबाव बढ़ने पर भारत से अपील की जाए, क्योंकि भारत की मेडिकल फैसिलिटी का फायदा पाकिस्तानी नागरिक भी उठाते हैं। इसके अलावा कूटनीतिक संबंध स्थापित करना भी पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। अब सवाल यह भी है कि क्या बंदरगाह और एरोस्पेस खुलेंगे? इस सवाल का जवाब है ट्रेड और जरूरत, जो पाकिस्तान के लिए अहम है। लेकिन इस पर फैसला दोनों पक्षों को लेना है। अब अगर फैसला नहीं होता है तो तनाव बरकरार रहेगा, और यह तनाव तब तक बरकरार रहेगा जब तक पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद नहीं हो जाते। लेकिन सवाल यह है कि वो ठिकाने हैं कहां? अब सवाल यह है कि अगर संघर्ष विराम पाकिस्तान की तरफ से टूटा तो क्या होगा? जवाब है, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, जिसमें पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और बरनाला को टारगेट बनाया जा सकता है। ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन अगर पाकिस्तान करता है तो फिर भारतीय कार्रवाई की जद में पाकिस्तान के पंजाब का लाहौर और पंजाब भी आ सकता है। ये वो जगह है जहां अब भी आतंकी ठिकाने हैं। लाहौर बलोच लिबरेशन आर्मी का बड़ा ऐलान, भारत को खुला समर्थन देने की बात कही उसने। हम आपको यह भी दिखाएंगे, लेकिन पहले यह देखिए। इसका सीधा मतलब है कि भारत अदावत के मुहाने पर पाकिस्तानी आवाम को नहीं रखता, बल्कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को रखता है। वो आतंकवादी जो भारत के ही अंग पाक अधिकृत कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि उन ठिकानों को तबाह किए बिना भारत सीज फायर के लिए तैयार क्यों हुआ? इस कदम को उठाने के पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है। पहली वजह है कास्ट ऑफ टेररिज्म, यानी भारत का उद्देश्य जंग बढ़ाना नहीं था,
बल्कि पहलगाम हमले का सटीक और सीमित जवाब देना था, जो पूरा हुआ। दूसरी वजह है युद्ध की बजाय रैंप ऑफ, क्योंकि दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। इस स्थिति को टालकर भारत ने टकराव रोकने का रास्ता चुना। इसलिए पर्सनैलिटी फर्स्ट और पॉलिसी सेकंड के फॉर्मूले पर चलने वाले ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार किया गया, लेकिन इसके बाद होने वाली बातचीत में सिर्फ भारत और पाकिस्तान शामिल रहेंगे, जो तय करेंगे कि युद्ध की दिशा में आगे बढ़ना है या बरकरार तनाव को खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो बलोच लिबरेशन आर्मी का बड़ा ऐलान, भारत को खुला समर्थन देने की बात कह दी है BLA ने। उन्होंने कहा है युद्ध हुआ तो भारत का साथ देगी बलोच लिबरेशन आर्मी। BLA ने कहा भारत की सैन्य ताकत बनकर खड़े होंगे हम, पाकिस्तान के खिलाफ पश्चिमी सीमा पर मदद करेंगे। सोचिए पाकिस्तान ने अपने दुश्मन बना लिए अपनी कारगुजारियों से। उसके घर में एक संगठन है जो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे। तो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के सिर से अभी खतरा टला नहीं है। दरअसल बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह शुरू कर दिया है। दावा है कि BLA ने बलूचिस्तान के 2 शहरों को आजाद करा लिया है। यहां पाकिस्तान सेना की चौकियां और कैंप तबाह कर दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे इलाके हैं जहां बलोच लड़ाके आसिम मुनीर के जवानों पर बड़े हमले कर रहे हैं। सवाल है कि क्या बगावत की आग में पाकिस्तान जलकर खाक हो जाएगा? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सीज फायर ने मुनीर सेना को हिंदुस्तान के बारूद से तो बचा लिया, लेकिन बलूचिस्तान में पाक सेना पर आफत आन पड़ी। और इस आफत का नाम है BLA, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूच लड़ाके बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, सेना की गाड़ियों को जलाया जा रहा है। लेकिन लाचार आसिम मुनीर कुछ नहीं कर पा रहे। बलूच लड़ाकों ने ऑपरेशन हेरॉफ तेज कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 51 अलग अलग जगहों पर कुल 71 हमले किए, जिसमें पाकिस्तान सेना की चौकियां, चेक पोस्ट, सैन्य काफिले, सैन्य ठिकाने, खनिज भंडार से भरे ट्रक और पुलिस स्टेशन को तबाह कर दिया। सवाल है BLA का ऑपरेशन हेरॉफ और उसका लक्ष्य क्या है, यह आपको बताएंगे। लेकिन पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की तबाही आपको दिखाते हैं। बलूच लड़ाकों के कंधों पर रॉकेट लॉन्चर है और वो ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं। बलूचिस्तान में यह हमले पाकिस्तान सेना की गाड़ियों पर किए गए। दावा है कि बलूच लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। ये वीडियो भी बलूचिस्तान का। दावा है कि सड़क पर बलूच लड़ाकों ने माइन बिछाई हुई थी, जिसकी चपेट में आकर सेना का वाहन तबाह हो गया। बीते 24 घंटों में बलूचिस्तान से इस तरह की कई खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें मुनीर सेना की तबाही के दावे किए गए। इधर BLA ने बलूचिस्तान में 2 इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। BLA ने अहमदवाल और होशाब शहर पर कब्जे का दावा किया है। अहमदवाल में हाईवे, सेना की चौकियां, पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं होशाब में भी M8 हाईवे, सेना की चौकियां इस वक्त BLA के कब्जे में। साथ ही सेना के ठिकानों को तबाह कर हथियारों पर कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा तुर्बत, क्वेटा, पंजगुर, कलार, मस्तुंग,
सोहबतपुर और डेरा मुराद में बलोच लड़ाकों और पाकिस्तान सेना के बीच जबरदस्त संघर्ष जारी है। यह बलूचिस्तान का वीडियो है। यहां बलोच लड़ाकों ने सेना की गाड़ी में धमाका कर उसे उड़ा डाला। बलूचिस्तान के पंजगुर में बीएलए ने पाकिस्तान पुलिस पर हमला किया। दावा है कि हमले में पुलिस की कुल 3 गाड़ियां राख कर दी गई। यह अहमदवाल का वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है जगह जगह हाईवे पर बलूच लड़ाकों ने कब्जा कर रखा है। यह वीडियो बलोचाबाद शहर का है, जहां एक बलोच लड़ाके के आसपास 25 से ज्यादा लोग खड़े दिख रहे हैं और यह लड़ाका लोगों को पाकिस्तान सेना के खिलाफ उकसा रहा है। दरअसल 7 मई को भारत ने पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था, जिसके बाद से आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में तैनात ज्यादातर सैनिकों को एलओसी के पास तैनात कर दिया। बलूचिस्तान में सेना की डिप्लॉयमेंट कम होते ही बीएलए ने ऑपरेशन हैरौफ को तेज कर दिया, जिसके तहत पाक सेना पर जगह जगह हमले किए जा रहे हैं। ऑपरेशन हैरौफ बीएलए ने अगस्त 2024 में शुरू किया था, जिसका मकसद बलूचिस्तान को आजाद करवाना है। बीते एक हफ्ते में बीएलए ने इस ऑपरेशन को तेज कर दिया। पाकिस्तान सेना के करीब 27 जवान मारे गए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन बीएलए ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान सेना पर उसके हमलों की तीव्रता और बढ़ने वाली। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि 3 प्रांतों में इस वक्त पाकिस्तान सेना के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाके हमले कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने हमले तेज कर दिए। गिलगित बाल्टिस्तान में सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। साफ है, सीज फायर की आड़ लेकर आसिम मुनीर और उनके बुज़दिल सैनिक हिंद वीरों से कुछ वक्त के लिए जरूर बच गए, लेकिन पाकिस्तान को खंड खंड होने से बचाना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है और यहां सीज फायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दरअसल पुतिन ने रूस के विजय दिवस समारोह के दौरान 3 दिन के सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पुतिन विजय दिवस के बाद संपूर्ण यूक्रेन में तबाही का ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि यूरोप में शांति कब आएगी। रूस यूक्रेन के बीच 39 महीनों से जारी जंग आखिर कब खत्म होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल के घटनाक्रमों को देखते हुए यूरोप में शांति की उम्मीद बेहद कम नजर आती है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने रूस के विजय दिवस समारोह के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान किया था। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस ने खुद ही इस संघर्ष विराम को तोड़ डाला। एक तरफ मॉस्को में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा लगा था, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन की जमीन को दहलाना शुरू कर दिया।
यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 8 मई को 54 ग्लाइड बम यूक्रेन पर गिराए, जिसके लिए Su-35 और Su-34 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं 9 मई के दिन भी रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इन ड्रोन्स का टारगेट सूमी, ओडेसा, खेरसोन और चेरनीहिव था। हालांकि रूस की माने तो उसके इस बारूदी कदम की वजह यूक्रेन का षड्यंत्र था, जिसे उसने रूस के विजय दिवस को दहलाने को तैयार किया था। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की के सामने 3 दिन के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे लेकर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि कहा था कि परेड में शामिल नेताओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। दावा है कि विक्ट्री डे परेड के दौरान यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, जिसे न सिर्फ रोका गया बल्कि यूक्रेन को करारा जवाब दिया गया। पुतिन ने अपने एक बयान में कहा, यूक्रेन ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसने समारोह में आए नेताओं को डराने की कोशिश की, इसीलिए हमें कड़े कदम उठाने पड़े। अब माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाकर रूस ने यूक्रेन पर हमले का नया ग्राउंड तैयार कर लिया है। रूस ने न सिर्फ अपने विक्ट्री डे परेड के दौरान यूक्रेन को दहलाया, बल्कि परेड में शामिल शक्तिशाली टैंक और मिसाइलों का प्रदर्शन कर दुनिया को अपनी ताकत भी दिखाई। यह रूस का शक्तिशाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो परेड के दौरान रेड स्क्वायर पर नजर आया। इसके अलावा विजय दिवस की परेड में रूस के सबसे विध्वंसक T-90 टैंक का प्रदर्शन भी पुतिन ने किया। विक्ट्री डे परेड में रूस की इस्कंदर M मिसाइल को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा रूस की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल यार्स भी रेड स्क्वायर पर परेड के दौरान नजर आई। विक्ट्री डे परेड में पुतिन के सबसे शक्तिशाली हथियारों की नुमाइश यूरोप के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। इधर यूरोपीय देशों ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए अपने हथियार डिपो खोल दिए। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 10 लाख आर्टिलरी शेल देने का ऐलान किया है, साथ ही $2 अरब की मदद देने की घोषणा की है। एक तरफ यूरोप यूक्रेन के हथियार गोदाम भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से रूस को हथियारों का बड़ा जखीरा भेजा गया है। यूरोप का दावा है कि ईरान ने रूस को फतह 360 शॉर्ट रेंज मिसाइलें भेजी। हालांकि ईरान ने इससे साफ साफ इनकार किया है। इससे पहले भी ईरान पर रूस को 400 BM-120 मिसाइलें भेजने का आरोप लगे थे। यह आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाए थे। साफ है, जैसे जैसे रूस यूक्रेन की जंग में दिन बीत रहे हैं, ये और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही। ऐसे में यहां संघर्ष विराम डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।